एक्सपर्ट सर्कल, जहां हम लाते हैं उन एडवाइजर्स और लीडर्स की स्टोरीज जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में असली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेन देन क्लब की फिलॉसफी ये है, सिंपल। हर सक्सेसफुल पोर्टफोलियो के पीछे एक एक्सपर्ट एडवाइजर होता है। यहाँ वो अपनी जर्नी और की टेकअवेज शेयर करते हैं जो आज के इन्वेस्टर्स के लिए ट्रूली वैल्यूएबल है। तुषार, एक्सपर्ट सर्कल में आपका स्वागत है। तो आई थिंक शुरुआत एक लाइट नोट से करते हैं। ऑफ कोर्स काम के अलावा बताओ, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी या इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? फॉर्चुनेटली मैं बचपन से एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ जो राष्ट्र को केंद्र में रख के कैसे जिया जाए वो सिखाता है। तो उससे ही मुझे अपने भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में जानने को मिला। करीबन 1000 साल की गुलामी रही, लेकिन ये गुलामी से पहले पूरे विश्व की 50% जीडीपी हमारे भारत की थी। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो वही जीडीपी 2% पे आके रुक गई थी। अभी वही जीडीपी का रेशियो वापस ग्रो हो रहा है। तो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है और उसका मैं एक भागीदार हूँ उसमें, वो ग्रोथ में। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। अमेजिंग। तो अब थोड़ा प्रोफेशनल साइड के बारे में बात करते हैं। आप अपनी जर्नी वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवाइजरी स्पेस में कैसे शुरू हुई और थोड़ा इस पर शेयर कर सकते हैं? मेरे फादर मदर दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अच्छा। और उनका पूरा करियर ट्रेजरी में रहा। मेरे फादर गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे, मम्मी भी ट्रेजरी ऑफिस में थी। तो कॉमर्स मेरे ब्लड में है। हाँ। और लेकिन मुझे 11th कॉमर्स में मेरे जो एक टीचर थे, तो वो उसमें एक सब्जेक्ट आता था, चैप्टर आता था, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो उसमें वो चैप्टर ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और वो टीचर खुद इन्वॉल्व होके वो पढ़ाते थे। तो वहाँ से मुझे किक लगी कि कुछ करना है तो इसी फील्ड में करना है। वाह, तो कॉमर्स ट्रूली आपके ब्लड में ही है। Right. तो टाइम के साथ आई थिंक क्लाइंट्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ। तो आपने क्या नोटिस किया है बिहेवियर में, कैसे बदली है एडवाइजरी में, एसेट एलोकेशन में? उसमें मैं जनरेशन को 3 हिस्से में बांटूंगा। अच्छा। पहले की जो जनरेशन थी वो सिर्फ बचाना जानती थी, ये जो कमाया है उसको कैसे बचाए। और उसके बाद की जो जनरेशन आई, वो जनरेशन ऐसी आई कि वो तो एफडी के साइड गई, थोड़ा जमा भी करते हैं, उसको थोड़ा इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाना भी चाहिए। तो उसके बाद की जो जनरेशन आई, यानी बचाना, जमाना, और तीसरी जो जनरेशन अभी की है जेन जी एंड जेन अल्फा, तो वो भगाना, यानी वो इसको कैसे ज्यादा स्पीड से भगाए। तो ये क्लियर कट में चेंज देख रहा हूँ। या भगाना है और सिर्फ सेव नहीं करना है। और तुषार, आपके एक्सपीरियंस में बताओ, एसेट एलोकेशन सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट्स चुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? गुड क्वेश्चन। मेरा फाइनेंशियल जर्नी 2004-5 से स्टार्ट हुआ और तभी 2005 में एक सर्वे बाहर आया था जिसमें काफ़ी डीप रिसर्च किया था। और उसका जो रिजल्ट था वो चौंकाने वाला था। कि जो वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है एसेट एलोकेशन, यानी उसका हिस्सा है 92%। वेल्थ क्रिएशन का अगर आपका जो निर्भरता है वो एसेट एलोकेशन पे 92% है, और सिक्योरिटी सिलेक्शंस की सिर्फ 4 या 5% है, और मार्केट टाइमिंग की उससे भी कम है, 2 या 3%। तो तब से मुझे ये फील हुआ, जब से मैंने करियर स्टार्ट की, कि अगर कुछ काम करना है तो एसेट एलोकेशन में ही कर सकते हैं, तो ही फ्रूटफुल हम रिजल्ट दे पाएंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग ये सर्वे था। और इन्वेस्टर्स, सबसे कॉमन मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन में करते हैं वो क्या है, और आप उन्हें अवॉइड करने में कैसे मदद करते हो? एसेट एलोकेशन में सबसे बिग मिस्टेक जो रही है डिकेड से, वो कि जो एसेट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है उसी के पीछे सब लोग भागेंगे। से फॉर एग्जांपल कि 2007-8 में इक्विटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सब लोग उसके पीछे दौड़ लगा रहे। लेकिन लेमन ब्रदर्स हुआ तो बाद में मार्केट 21,000 का 7-8 हज़ार हो गया।
फिर 2005 से 15 तक रियल एस्टेट बूम आया, तो उसमें भी मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट हुआ, तो सब उसके पीछे भागे। लेकिन जब जिन्होंने तब एंट्री ली रियल एस्टेट में, तो उन्होंने पैसे बनाने की बजाय गंवाए। तो ऐसे ही जो भी, हालांकि अभी आप देख रहे होंगे कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सब गोल्ड में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली रिवर्स होना चाहिए कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी, आफ्टर ऑल वेल्थ क्रिएशन इज कंप्लीटली गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का खेल है। तो जहाँ पे ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज्यादा है, वहां पे आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं कि जहाँ पे अच्छा रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे अच्छा रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो एक्चुअली रिवर्स होना चाहिए, और ये बिगेस्ट मिस्टेक है, और ये रिपीट हो रही है डिकेड टू डिकेड। एब्सोल्युटली। तो क्या आप एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जहां डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन अप्रोच ने एक क्लाइंट को टफ मार्केट फेज में हेल्प किया है, P2P लेंडिंग एज एन एसेट क्लास? रिसेंट पास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल से सेंसेक्स ने 0% रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 2-3% नेगेटिव रिटर्न है उसका, सेंसेक्स का 18 महीने से। तो जिन्होंने 1 करोड़ डाला होगा तब के लेवल पे, तो उसका रिटर्न आज 0 है, यानी 1 करोड़ का 1 करोड़ ही है, उसका एक भी पैसा बना नहीं है। लेकिन मैंने अपने क्लाइंट का एग्जांपल दूं तो उनका P2P में मैंने 2 इन्वेस्टर थे, तो 2 इन्वेस्टर के नाम पे फैमिली में 1 करोड़ डाला था, तो उसमें 15 से 20 लाख का इंटरेस्ट जनरेट हो गया 1 साल में। और बीच में जब सेंसेक्स 72-73,000 पे आया, तब पार्शियली थोड़ा एलोकेट भी करवाया उसमें, तो उसकी वजह से उनको डिस्काउंट पे म्यूचुअल फंड के यूनिट भी मिल गए, जिसमें आज 12% का रिटर्न है। तो एसेट एलोकेशन इज अ गेम चेंजर। एब्सोल्युटली, एसेट एलोकेशन तो की होता है। तो बताइए, जब आपने पहले P2P लेंडिंग के बारे में सुना था तो आपका पहला इम्प्रेशन क्या था, और किस चीज़ ने आपको इससे एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया? P2P लेंडिंग का रिसर्च मैं ऑलमोस्ट 5 साल से कर रहा हूँ। और मैंने जैसे बताया पहले, मैं 20-21 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में जितना अच्छा परफॉर्म किया है, उतना ही वर्स्ट परफॉर्म किया है डेट में, और तब से मैं उसकी तलाश में था कि इसका कुछ अच्छा ऑल्टरनेटिव मिले कि जो मैं इन्वेस्टर को दे सकूं एक विकल्प के तौर में, और जो उनको अच्छा इंटरेस्ट भी दे, लिक्विडिटी भी दे, और टैक्सेशन भी मैनेज हो। तो इसका मैंने जो पूरा रिसर्च किया, उसमें मुझे ये अपने एसेट एलोकेशन टूल्स में परफेक्ट फिट लगा विद इक्विटी म्यूचुअल फंड। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपके हिसाब से P2P लेंडिंग पोर्टफोलियो में बेस्ट फिट कहाँ होता है, कोर होल्डिंग के रूप में या एक ऑल्टरनेटिव डाइवर्सिफिकेशन के रूप में भी? मेरा फर्म मानना है कि ये कोर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आप हर एक अपॉर्चुनिटी एनकेस कर पाएंगे, क्योंकि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको भी नहीं पता, और इन्वेस्टर को भी नहीं पता। और अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें ये 2 चीज़ें कॉमन रही है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आती है इन्वेस्टमेंट की, तब लिक्विडिटी नहीं होती, और जब लिक्विडिटी होती है तब अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो ये दोनों का मेल होना जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो अगर हम P2P लेंडिंग में अपना फंड निवेश करेंगे, तो हमारे पास हमेशा लिक्विडिटी बनी रहेगी, और हम हर एक अपॉर्चुनिटी को एनकेस कर पाएंगे। ओके, और क्योंकि P2P लेंडिंग मार्केट लिंक नहीं होती, ये स्टेबिलिटी, एक्विटी या डेट मार्केट के वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने में कैसे हेल्प करती है? एक्चुअली मैंने बताया वैसे कि मैं जो एसेट एलोकेशन के लिए परफेक्ट टूल्स ढूंढ रहा था इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ, तो उसमें मैंने कई पैरामीटर्स चेक किए। एक तो वो हाईली कंप्लायंस होना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड है उसको सेबी रेगुलेट करता है, वैसे P2P को RBI रेगुलेट कर रहा है। और दूसरा जो मेन चीज़ था कि वो नॉन मार्केट लिंक होना चाहिए, यानी मार्केट के साथ उसका 1% का भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
मार्केट चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसमें उसका इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए। और जियो पॉलिटिकल अभी जो करंट चल रहा है आपको बहुत मालूम ही चल होगा, रहा है, हाँ। तो वो जियो पॉलिटिकल कनेक्शन भी उसका नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीजें मुझे P2P लैंडिंग में दिखाई दी। ओके, और आई थिंक रिस्क एक बड़ा सवाल होता है, तो आप अपने क्लाइंट्स को कैसे आसान शब्दों में P2P लेंडिंग का रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस कैसे समझाते हो? रिस्क दो प्रकार के रहते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म रिस्क एंड एक लॉन्ग टर्म रिस्क। तो अगर P2P लैंडिंग में देखें, से फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, तो 20 साल पहले जो लोग निवेश कर रहे थे तब भी उनको उसमें रिस्क दिखाई देता था कि ये कम भी हो सकता है। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखें तो 20 साल पहले जिन्होंने 1 करोड़ निवेश किया है उनका मिनिमम 10 से 15 गुना उसमें पैसा बना है। लेकिन जिन्होंने तब सेफ्टी देख के एफडी या दूसरे कुछ कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट में गए तो 3 से 4 गुना बनाए, यानी वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो रिस्क ले लिया। जबकि जो म्यूचुअल फंड के निवेशक थे उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ढूंढा और शॉर्ट टर्म रिस्क लिया। तो वैसे ही P2P लैंडिंग में आप देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम जाएगा तो उसका रिस्क हालांकि कम हो रहा है, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई रजिस्ट्रेशन ने क्लाइंट्स को कन्विंस करने में कितनी मदद की? आरबीआई रजिस्ट्रेशन की वजह से निवेशक पहले क्या देखते हैं कि ये कंप्लायंस है कि नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई पोंजी स्कीम भी आई जिसमें निवेशकों ने काफ़ी पैसा भी गंवाया क्योंकि वो रेगुलेटेड भी नहीं थी और कंप्लायंस भी नहीं थी। तो आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी होने की वजह से निवेशकों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके, और आप तो सालों से लेन देन क्लब के साथ काम किया है, तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उनका सपोर्ट क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपको कैसे हेल्प करता है जनरल फाइनेंस इन क्लोजिंग? म्यूचुअल फंड में मैं 20-21 साल से डील कर रहा हूँ। वहाँ पे भी मैंने जो म्यूचुअल फंड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है भारत का, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो P2P में भी जब से मैंने डिसाइड किया कि P2P एलोकेशन करना है, तो उसमें भी मैंने ठाना था कि इसमें भी हम जो भारत का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा उसी के साथ मैं डील करूँगा, और लेन देन इसीलिए मैंने चुना। और वो अच्छा हो के उस लेन देन को चुना क्योंकि लेन देन की जो टीम है वो काफ़ी सपोर्टिव है और प्रोएक्टिव है। जो भी हम सजेशन देते हैं कि ये चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल क्लाइंट को फाइनेंशियल रिपोर्ट इस प्रकार चाहिए, तो वो प्रोएक्टिव होके सभी काम हमारे एडवांस में करते हैं। और एडवाइजर होने के नाते आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी का रोल इन्वेस्टर्स के लिए प्लानिंग, ट्रैकिंग और डिसिप्लिन रहने में कैसे बदल रहा है? टेक्नोलॉजी वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसका मैं कोविड टाइम का एग्जांपल दूंगा। कोविड टाइम जब लोग घर के बाहर भी निकल नहीं सकते थे, तब मेरे जो निवेशक थे उनके 1000 अकाउंट थे, वो भी घर पे थे, मैं भी घर पे था, लेकिन सबके डिजिटल अकाउंट होने की वजह से जो भी मार्केट फॉल आए तो उनका मैक्सिमम हमने बेनिफिट लिया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वैसा ही P2P लैंडिंग जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सारे एग्रीमेंट्स, लॉन एग्रीमेंट्स, इतना डाइवर्सिफिकेशन हम कर पाएंगे घर में बैठे बैठे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल किया लेन देन। एब्सोल्युटली। और फाइनली अगर एक लाइन में सम अप करना हो तो हर इन्वेस्टर को अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी में P2P लेंडिंग कंसिडर क्यों करना चाहिए? मेनली आगे भी मैंने बताया वैसे कि एक तो हाईली कंप्लायंस, आरबीआई रेगुलेटेड, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, सेमी लिक्विड है क्योंकि आपका 3-4 महीने में पूरा कैपिटल वापस आ रहा है विथ इंटरेस्ट। तीसरा, टैक्स बेनिफिट है। जो अभी लास्ट बजट हमारा गया भारत सरकार का, तो उसमें जो टैक्स ब्रैकेट चेंज हुआ 12 लाख का, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि इसका जो पूरा इंटरेस्ट आएगा वो 12 लाख के स्लैब में जाएगा। तो जिनकी इनकम बिलो 12 लाख है उनके लिए तो एक गेम चेंजर है, क्योंकि 4 फैमिली में 4 बंदे होंगे तो वो 50 लाख का इनकम टैक्स फ्री ले पाएंगे हर साल। तो टैक्स बेनिफिट भी है, सेमी लिक्विड है, कंप्लायंस है,
तो डेफिनेटली सभी निवेशकों को P2P लैंडिंग एसेट एलोकेशन में ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि तभी वो आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी को एनकेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच तुषार, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है इन्वेस्टर्स को कि P2P लेंडिंग अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी में क्यों होना चाहिए और कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।